5 अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते बल्कि साहसी आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लेखन से अवकाश लिया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक एक युवा व्यक्ति के इतिहास पर एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने हाल ही में अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं क्योंकि उनके नए आविष्कार की मांग बहुत मजबूत थी। एक बड़ी कंपनी की जरूरत होने पर वह उस समय की दिग्गज कंपनी वेस्टर्न यूनियन और उनसे पूछा कि क्या वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी कंपनी खरीदेंगे। वह पूरे पैकेज के लिए $1,00,000 चाहता था। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने उनका मजाक उड़ाया और यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि कीमत हास्यास्पद थी। बाकी इतिहास है। अरबों डॉलर का उद्योग उभरा और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी के ठीक बाद शाम की खबर आई। समाचार में एक स्थानीय कंपनी में एक और कटौती की कहानी थी। कर्मचारी नाराज थे और उन्होंने शिकायत की कि कंपनी का स्वामित्व अनुचित था। लगभग 45 वर्ष की उम्र का एक बर्खास्त मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ प्लांट में था। उसने गार्डों से विनती की कि उसे मालिकों से बात करने दें और पूछें कि क्या वे उसकी बर्खास्तगी पर पुनर्विचार करेंगे। उसने हाल ही में एक घर खरीदा था और उसे खोने का डर था। कैमरा पूरी दुनिया को देखने के लिए उसकी विनती पर केंद्रित था। कहने की आवश्यकता नहीं, इसने मेरा ध्यान खींचा। मैं 1984 से पेशेवर रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक शानदार अनुभव और पुरस्कृत रहा है। यह एक परेशान करने वाला पेशा भी है। मैंने हजारों व्यक्तियों को पढ़ाया है और मैं हम सभी में एक चीज समान देखता हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं हैं और हम सभी उपहारों से संपन्न हैं। फिर भी एक चीज जो हम सभी को पीछे रखती है वह है कुछ हद तक आत्मसंदेह। यह तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें पीछे रखती है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। एक बार जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि यह कॉलेज की डिग्री या अच्छे ग्रेड का मामला नहीं है। शिक्षाविदों के बाहर वास्तविक दुनिया में केवल ग्रेड से अधिक कुछ की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि इसे कई चीजें कहा जाता है: साहस, चुटचापा, गेंदें, दुस्साहस, बहादुरी, चालाक, साहस, दृढ़ता और प्रतिभा। यह कारक, चाहे इसे कुछ भी कहा जाए, अंततः किसी का भविष्य स्कूल के ग्रेड से कहीं अधिक तय करता है। हम में से प्रत्येक के अंदर इन बहादुर, प्रतिभाशाली और साहसी पात्रों में से एक है। उस चरित्र का दूसरा पक्ष भी है, ऐसे लोग जो आवश्यकता पड़ने पर घुटनों के बल बैठ सकते हैं और भीख मांग सकते हैं। वियतनाम में मरीन कॉर्प्स पायलट के रूप में 1 साल बिताने के बाद मुझे अपने अंदर के उन दोनों चरित्रों को करीब से जानने का मौका मिला। एक दूसरे से बेहतर नहीं है। फिर भी एक शिक्षक के रूप में मैंने माना कि अत्यधिक भय और आत्मसंदेह ही व्यक्तिगत प्रतिभा के सबसे बड़े आलोचक थे। यह देखकर मेरा दिल टूट गया कि विद्यार्थियों को उत्तर तो पता है, फिर भी उनमें उत्तर पर अमल करने का साहस नहीं है। अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते बल्कि साहसी आगे बढ़ते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आपकी वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ साहस दोनों की आवश्यकता होती है। यदि डर बहुत प्रबल है तो प्रतिभा दब जाती है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे जोखिम लेना सीखें, साहसी बनें और अपनी प्रतिभा को उस डर को बदलने दें। शक्ति और प्रतिभा, यह कुछ लोगों के लिए काम करता है और दूसरों को भयभीत करता है। मुझे एहसास हुआ है कि ज्यादातर लोगों के लिए जब पैसे की बात आती है
तो वे इसे सुरक्षित रूप से खेलना पसंद करेंगे। मुझे ऐसे प्रश्न पूछने पड़े, जोखिम क्यों लें? मुझे अपना वित्तीय IQ विकसित करने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? मुझे आर्थिक रूप से साक्षर क्यों बनना चाहिए? और मैं उत्तर देता हूँ, बस अधिक विकल्प पाने के लिए। आगे बड़े बदलाव होने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे और भी लोग होंगे। पूरी दुनिया में हर साल बिल गेट्स, सैकड़ों लोग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बेहद सफल कंपनियां होंगी। और कई और दिवालियापन, छंटनी और आकार में कटौती भी होगी। तो अपना वित्तीय IQ विकसित करने की जहमत क्यों उठाएं? इसका उत्तर आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि यह जीवित रहने का सबसे रोमांचक समय है। मैं बदलाव का स्वागत करना पसंद करूँगा, बदलाव से डरने की बजाय। मैं वेतन वृद्धि न होने की चिंता करने के बजाय लाखों कमाने को लेकर उत्साहित रहूंगा। अभी हम जिस दौर में हैं, वह सबसे रोमांचक समय है जो हमारे विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है। अब से आने वाली पीढ़ियां, लोग इस अवधि को पीछे मुड़कर देखेंगे और टिप्पणी करेंगे कि यह कितना रोमांचक युग रहा होगा। यह पुराने की मृत्यु और नए का जन्म था। यह उथल पुथल से भरा था और यह रोमांचक था। तो अपना वित्तीय IQ विकसित करने की जहमत क्यों उठाएं? क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत समृद्ध होगे। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह समय भयावह होगा। यह कुछ लोगों को साहसपूर्वक आगे बढ़ते हुए देखने का समय होगा, जबकि अन्य लोग घिसे पिटे जीवन रक्षकों से चिपके रहेंगे। 300 वर्ष पहले भूमि धन थी, तो जिस व्यक्ति के पास जमीन थी वही धन का मालिक था। बाद में धन कारखानों और उत्पादन में था और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया। उद्योगपति के पास धन का स्वामित्व था। आज धन सूचना में है, और जिस व्यक्ति के पास सबसे समय पर जानकारी होती है वह धन का मालिक होता है। समस्या यह है कि सूचना प्रकाश की गति से दुनिया भर में उड़ती है। नई संपत्ति को भूमि और कारखानों की तरह सीमाओं द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन तेज और अधिक नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। वहां वे भी होंगे जो पीछे छूट गए हैं। मैं आज बहुत से लोगों को संघर्ष करते हुए देखता हूँ। अक्सर कड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वे थीं, और वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी नौकरियाँ या अपने घर खो रहे हैं, और वे प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। अफसोस की बात है कि वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि समस्या वे ही हो सकते हैं। बाद में चली गई महिला की दोस्त ने मुझे अपडेट देने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त ठीक है और शांत हो गई है। अपने कूलिंग ऑफ पीरियड में वह खेल और अपने जीवन के बीच कुछ हल्का संबंध देख सकती थी। हालांकि उनके और उनके पति के पास कोई स्वामित्व नहीं था। नाव बाकी सब कुछ उनके पास था। खेल व्यवहार को दर्शाते हैं। वे त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली हैं। कल्पनीय, वह अपने तलाक के बाद गुस्से में थी क्योंकि वह एक छोटी उम्र की महिला के साथ भाग गया था और क्योंकि शादी के 20 साल बाद उनके पास संपत्ति के रूप में बहुत कम राशि जमा हुई थी। वस्तुतः उनके पास विभाजित होने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन अविश्वसनीय रूप से मजेदार था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी जमा किया था वह ढेर सारा दुस्साहस था। उसे एहसास हुआ कि संख्याओं, आय विवरण और बैलेंस शीट को समझने में उसका गुस्सा उन्हें न समझ पाने की शर्मिंदगी से आया था।
उनका मानना था कि वित्त पुरुषों का काम है। वह घर की देखभाल करती थी और मनोरंजन करती थी और वह वित्त संभालता था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि अपनी शादी के पिछले 5 सालों में उसने उससे पैसे छुपाए थे। वह अपने आप पर क्रोधित थी क्योंकि उसे इस बात की अधिक जानकारी नहीं थी कि पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही वह दूसरी महिला के बारे में भी नहीं जानती थी। एक बोर्ड गेम की तरह दुनिया हमें हमेशा तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करती रहती है। यदि हम और अधिक जुड़े तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की थी कि सफाई कर्मियों ने मेरी पैंट को छोटा कर दिया होगा। मेरी पत्नी धीरे से मुस्कुराई और मेरे पेट पर हाथ फेरकर मुझे बताया कि पैंट सिकुड़ी नहीं है। कुछ और का विस्तार हो गया था। मैं नकदी प्रवाह गेम को प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य आपको विकल्प देना है। यदि आप नाव का कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल यह है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्प लेकर आ सकते हैं? खेल का उद्देश्य यही है, खिलाड़ियों को नए और विभिन्न वित्तीय विकल्प सोचना और बनाना सिखाना। दुनिया भर में हजारों लोगों ने यह गेम खेला है। जो खिलाड़ी रैट रेस सबसे तेजी से बाहर निकलते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो संख्याओं को समझते हैं और रचनात्मक वित्तीय दिमाग रखते हैं। वे विभिन्न वित्तीय विकल्पों को पहचानते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर जोखिम लेते हैं। जो लोग सबसे अधिक समय लेते हैं, वे लोग होते हैं जो संख्याओं से परिचित नहीं होते हैं और अक्सर निवेश की शक्ति को नहीं समझते हैं। कुछ लोग खेल रहे हैं नकदी प्रवाह। खेल में ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि क्या करें। यह भले ही उनके पास पैसा हो, लेकिन बाकी सभी लोग उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। और यह वास्तविक जीवन में सच है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और नहीं भी आर्थिक रूप से आगे बढ़े। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों पर टिके रहने के समान है। मेरा हाई स्कूल का एक दोस्त है जो अब 3 नौकरियों पर काम करता है। वर्षों पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर था। जब स्थानीय चीनी बागान बंद हो गया, तो जिस कंपनी के लिए वह काम करता था, वह बागान बंद हो गई। उसके मन में उसके पास एक ही विकल्प था, और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे पुरानी कंपनी से उसकी वरिष्ठता के अनुरूप कोई नौकरी नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप वह वर्तमान में मौजूद नौकरियों के लिए अयोग्य है, इसलिए उसका वेतन कम है। अब वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है। नकदी प्रवाह शिकायत करें कि सही अवसर कार्ड उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो वे वहीं बैठते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वास्तविक जीवन में ऐसा करते हैं। वे सही मौके का इंतजार करते हैं। मैंने देखा है कि लोगों को सही अवसर कार्ड मिलता है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है। फिर वे शिकायत करते हैं कि यदि उनके पास अधिक पैसा होता तो वे चूहे की दौड़ से बाहर हो गए होते। तो वे वहीं बैठते हैं। मैं वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं। वे सभी बड़े सौदे देखते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। और मैंने देखा है कि लोग एक महान अवसर कार्ड निकालते हैं, इसे जोर से पढ़ते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा है, सही समय है, उनके पास कार्ड है, लेकिन वे अपने सामने आने वाले अवसर को नहीं देख सकते।
वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बचने के लिए यह उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट बैठता है। और मैं अन्य सभी लोगों की तुलना में ऐसे अधिक लोगों को जानता हूँ। अधिकांश लोगों के सामने जीवन भर चमकने का एक अवसर होता है और वे इसे देखने में असफल हो जाते हैं। 1 साल बाद उन्हें इसके बारे में पता चला जब बाकी सभी लोग अमीर हो गए। वित्तीय बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल अधिक विकल्प होना है। यदि अवसर आपके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए और क्या कर सकते हैं? यदि कोई अवसर आपकी झोली में आ जाए और आपके पास पैसे न हो और बैंक आपसे बात न करे, तो आप अपने पक्ष में काम करने का अवसर पाने के लिए और क्या कर सकते हैं? यदि आपका अंदाजा गलत है और आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वह नहीं हो रहा है, आप एक नींबू को लाखों में कैसे बदल सकते हैं? वह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। बात इतनी नहीं है कि क्या होता है, बल्कि यह है कि एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। यह मायने रखता है कि आप वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। अधिकांश लोग केवल एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करें, बचत करें और उधार लें। तो आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता क्यों बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। जो कुछ भी होता है आप उसे स्वीकार करते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि भाग्य भी पैसे की तरह ही बनता है। और यदि आप अधिक भाग्यशाली बनना चाहते हैं और कड़ी मेहनत करने के बजाय पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सही का इंतजार कर रहे हैं, घटित होने वाली बात आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह आपकी यात्रा शुरू करने से पहले 5 मील तक सभी ट्रैफिक लाइटों के हरे होने का इंतजार करने जैसा है। युवा लड़कों के रूप में माइक और मुझे मेरे अमीर पिता लगातार कहते थे कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर पिताजी कभी कभी हमें याद दिलाते थे कि हम पैसे के रहस्य के कितने करीब आ गए थे उस पहले दिन जब हम एकत्र हुए थे और प्लास्टर ऑफ पेरिस से पैसा कमाना शुरू किया था। वह कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसा कमाते हैं। आप पैसे को जितना अधिक वास्तविक समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही अधिक मेहनत करेंगे। यदि आप इस विचार को समझ सकते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, तो आप तेजी से अमीर हो जाएंगे। क्या है वह? यह एक ऐसा सवाल था जिसे माइक और मैं अक्सर लेकर वापस आते थे। पैसा क्या है अगर यह असली नहीं है? हम जिस बात से सहमत हैं वह यही है। अमीर डैडी यही कहते थे। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह तुरंत ही भारी संपत्ति पैदा कर सकता है। एक अप्रशिक्षित दिमाग अत्यधिक गरीबी भी पैदा कर सकता है, जो पीढ़ियों तक एक परिवार को कुचल सकता है। सूचना युग में पैसा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ व्यक्ति बिना किसी चीज, केवल विचारों और से हास्यास्पद रूप से समृद्ध हो रहे हैं। समझौते। अगर आप कई लोगों से पूछें, हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह भारी संपत्ति पैदा कर सकता है। जो लोग आजीविका के लिए स्टॉक या अन्य निवेश का व्यापार करते हैं, वे इसे हर समय करते हुए देखते हैं। अक्सर शून्य से भी तुरंत लाखों कमाए जा सकते हैं। और कुछ भी नहीं से मेरा मतलब है कि कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं किया गया। यह समझौते के माध्यम से किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ का संकेत, एक पर झटका।
टोरंटो में एक व्यापारी की स्क्रीन से लिस्बन में व्यापारी की स्क्रीन और वापस लिस्बन मेरे ब्रोकर को खरीदने के लिए कॉल और एक क्षण बाद बेचने के लिए कॉल। पैसे हाथ नहीं बदले, समझौते किए। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें? केवल आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अपनी बुद्धि के इस क्षेत्र का विकास क्यों कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं। यह सीखने की एक आकर्षक प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ विकसित करता हूं क्योंकि मैं सबसे तेज गेम में भाग लेना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा खेल। और अपने छोटे से तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहूँगा। वह युग जहां मनुष्य पूरी तरह से अपने दिमाग से काम करते हैं, न कि अपने शरीर से। इसके अलावा यह वह जगह है जहां कार्रवाई होती है। यही तो हो रहा है। यह कूल्हा है, यह डरावना है, और यह मजेदार है। यही कारण है कि मैं अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता में निवेश करता हूं, अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली परिसंपत्ति का विकास करता हूं। मैं साहसपूर्वक आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहना चाहता हूं। मैं पीछे छूट गए लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको पैसा बनाने का एक सरल उदाहरण दूंगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स, एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था भयानक थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था, तभी एक वित्तीय योजनाकार आया और विनाश और निराशा की भविष्यवाणी करने लगा। उनकी सलाह थी कि पैसे बचाएं। उन्होंने कहा, हर महीने $100 निकालो, 40 वर्षों में आप करोड़पति बन जाएंगे। खैर, हर महीने पैसा जमा करना एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, वह विकल्प जिसकी अधिकांश लोग सदस्यता लेते हैं। समस्या यह है, यह व्यक्ति को इस बात से अनभिज्ञ कर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। इससे वे अपने धन की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रमुख अवसरों से चूक जाते हैं। दुनिया उनसे गुजर रही है। जैसा कि मैंने कहा, उस समय अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह एकदम सही बाजार स्थिति है। मेरे पैसे का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार और अपार्टमेंट घरों में लगा था। मेरे पास नकदी की कमी थी। चूंकि लोग संपत्तियां दे रहे थे, मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं निवेश कर रहा था। तेजी से उभर रहे बाजार में काम करते हुए किम और मेरे पास $10 लाख से अधिक की नकदी थी। यह निवेश का सबसे अच्छा मौका था। अर्थव्यवस्था भयानक थी। मैं इन छोटे सौदों को छोड़ नहीं सकता था। जो घर कभी $1 लाख के थे, वे अब $75,000 के हो गए हैं। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंटों के साथ खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालियापन वकील के कार्यालय या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन शॉपिंग स्थानों में कभी कभी $75,000 का घर खरीदा जा सकता है, $20,000 या उससे कम। $2,000 के लिए, जो मुझे एक मित्र से $200 में 90 दिनों के लिए उधार दिया गया था, मैंने एक वकील को डाउन पेमेंट रूप में एक कैशियर चेक दिया। जब अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, मैंने एक विज्ञापन चलाया जिसमें $75,000 का एक घर केवल $60,000 में और बिना किसी पैसे के दिया गया। फोन की घंटी जोर से बजी। संभावित खरीदारों की जांच की गई और एक बार जब संपत्ति कानूनी रूप से मेरी हो गई, तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की अनुमति दी गई। यह खाने का उन्माद था। कुछ ही मिनटों में घर बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी सौंप दिया, और एस्क्रो और टाइटल कंपनी वहां से काम संभाल लिया।
मैंने अतिरिक्त राशि के साथ अपने मित्र को $2000 लौटा दिए। $200। वह खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं खुश था। मैंने $60,000 में एक घर बेचा था जिसकी लागत मुझे मिली $20,000। $40,000 मेरे परिसंपत्ति कॉलम में खरीदार से एक वचन पत्र के रूप में पैसे से बनाए गए थे। कुल कार्य समय 5 घंटे। तो अब जब आप वित्तीय रूप से अधिक साक्षर बनने और संख्याओं को पढ़ने में कुशल बनने की राह पर हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का एक उदाहरण क्यों है। संपत्ति कॉलम में $40,000 बनाया गया है। पैसे का आविष्कार बिना कर लगाए हुआ है। 10% ब्याज पर $4,000 नकदी प्रवाह में 1 वर्ष आय में जोड़ा जाता है। इस निराशाजनक बाजार के दौरान किम और मैं अपने खाली समय में इनमें से 6 सरल लेन देन करने में सक्षम थे, जबकि हमारा अधिकांश पैसा बड़ी संपत्तियों और शेयर बाजार में था। हम उन 6 खरीदे, बनाए और बेचे लेन देन में 190,000 से अधिक संपत्ति 10% ब्याज पर नोट बनाने में सक्षम थे। यह लगभग $19,000 बैठता है। 1 वर्ष की आय, इसका अधिकांश भाग हमारे निजी निगम के माध्यम से प्राप्त होता है। उस $19,000 प्रति वर्ष का अधिकांश भाग हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राओं, बीमा, ग्राहकों के साथ रात्रिभोज और अन्य चीजों के भुगतान में खर्च हो जाता है। जब तक सरकार को उस आय पर कर लगाने का मौका मिलता है, तब तक वह कानूनी रूप से अनुमत कर पूर्व खर्चों पर खर्च हो चुकी होती है। यदि सरकार 50% ले ले तो आपको कितनी आय अर्जित करनी होगी? करों में आपको $40,000 बचाने में कितना समय लगेगा? यह इस बात का एक सरल उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पैसे का आविष्कार, निर्माण और सुरक्षा कैसे की जाती है। अपने आप से पूछें, 190,000 बचाने में कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपको आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा? और प्रॉमिसरी नोट 30 साल के लिए अच्छा होता है। मुझे आशा है कि वे मुझे 190,000 का भुगतान कभी नहीं करेंगे। यदि वे मुझे मूलधन का भुगतान करते हैं तो मुझे कर का भुगतान करना होगा, और इसके अलावा 30 वर्षों में भुगतान किया गया $19,000 आय में 500,000 से थोड़ा अधिक है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यदि व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो क्या होगा? ऐसा होता है, और यह अच्छी खबर है। उस $60,000 के घर को वापस लिया जा सकता था और $70,000 में दोबारा बेचा जा सकता था, और ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में $2,500 और एकत्र किए जा सकते थे। नए खरीदार के दिमाग में यह अभी भी एक शून्य डाउन लेन देन होगा, और प्रक्रिया चलती रहेगी। पहली बार जब मैंने घर बेचा तो मैंने $2,000 वापस कर दिए, इसलिए तकनीकी रूप से मेरे पास लेन देन में कोई पैसा नहीं है। मेरे निवेश पर रिटर्न ROI अनंत है। यह बिना पैसे के बहुत सारा पैसा कमाने का एक उदाहरण है। दूसरे लेन देन में जब दोबारा बेचा जाता तो मैं अपनी जेब में $2,000 डाल देता और ऋण को 30 साल के लिए फिर से बढ़ा देता। यदि मुझे पैसा कमाने के लिए पैसे मिले तो मेरा ROI क्या होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रति माह $100 की बचत को मात देता है, जो वास्तव में $150 से शुरू होती है, क्योंकि यह 40 वर्षों तक कम ब्याज अर्जित करने वाली कर पश्चात आय है। और फिर आप पर ब्याज पर कर लगाया जाता है। वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है, लेकिन यह स्मार्ट नहीं है। कुछ साल बाद जैसे ही फीनिक्स रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ, हमने जो घर $60,000 में बेचे थे, उनकी कीमत $110,000 हो गई।
फौजदारी के अवसर अभी भी उपलब्ध थे, लेकिन दुर्लभ हो गए। एक मूल्यवान संपत्ति की तलाश में जाने में मेरा समय बर्बाद हुआ। हजारों खरीदार कुछ उपलब्ध सौदों की तलाश में थे। बाजार बदल गया था। अब आगे बढ़ने और परिसंपत्ति कॉलम में डालने के लिए अन्य अवसरों की तलाश करने का समय आ गया है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उन टिप्पणियों को क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि यह कैसे करना है की तुलना में बहुत अधिक बार सुनता हूँ। गणित सरल है। आपको बीजगणित या कलन की आवश्यकता नहीं है। और एस्क्रो कंपनी कानूनी लेन देन और भुगतान की सर्विसिंग संभालती है। मेरे पास ठीक करने के लिए कोई छत नहीं है या प्लग निकालने के लिए शौचालय नहीं है, क्योंकि मालिक ऐसा करते हैं। यह उनका घर है। कभी कभी कोई भुगतान नहीं करता। और यह अद्भुत है क्योंकि विलंब शुल्क लगता है या वे चले जाते हैं और संपत्ति फिर से बेच दी जाती है। न्यायालय प्रणाली उसे संभालती है। और हो सकता है कि यह आपके क्षेत्र में काम न करे। बाजार की स्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उदाहरण से पता चलता है कि कैसे एक साधारण वित्तीय प्रक्रिया कम पैसे और कम जोखिम के साथ सैकड़ों हजारों डॉलर कमा सकती है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसा केवल एक समझौता है। हाई स्कूल शिक्षा वाला कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। फिर भी अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करें और पैसे बचाएं की मानक सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे के काम के लिए संपत्ति कॉलम में लगभग 190,000 डॉलर बनाए गए थे और कोई कर नहीं चुकाया गया था। आपको कौन सा अधिक कठिन लगता है? एक, कड़ी मेहनत करो। करों में 50% का भुगतान करें। जो बचा है उसे बचा लो। फिर आपकी बचत पर 5% की कमाई होती है, जिस पर टैक्स भी लगता है। या 2, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए समय निकालें। अपने मस्तिष्क की शक्ति और संपत्ति स्तंभ का उपयोग करें। यदि आप विकल्प नंबर 1 का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपको 190,000 बचाने में कितना समय लगेगा। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं माता पिता को यह कहते हुए सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो मैं चुपचाप अपना सिर क्यों हिला देता हूँ। यह अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? मैं जानता हूँ कि उपरोक्त निवेश रणनीति छोटी है। इसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि छोटा कैसे बड़ा हो सकता है। फिर मेरी सफलता एक मजबूत वित्तीय नींव के महत्व को दर्शाती है, जो एक मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले भी कहा है, लेकिन यह दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धिमत्ता इन 4 मुख्य तकनीकी कौशलों से बनी है। 1, लेखांकन। लेखांकन वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की क्षमता है। यदि आप व्यवसाय या निवेश बनाना चाहते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। 2, निवेश। निवेश पैसा कमाने का विज्ञान है। 3, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना आपूर्ति और मांग का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो वह चाहता था। बिल गेट्स ऐसा ही किया। $75,000 के घर की पेशकश की गई। $60,000 की लागत $20,000 भी बाजार द्वारा बनाए गए अवसर को जब्त करने का परिणाम थी। कोई खरीद रहा था तो कोई बेच रहा था। 4, कानून। कानून लेखांकन कॉर्पोरेट, राज्य और संघीय नियमों के बारे में जागरूकता है। मैं नियमों के अनुसार खेलने की सलाह देता हूँ।
यह मूल आधार या इन कौशलों का संयोजन है जो धन की खोज में सफल होने के लिए आवश्यक है, चाहे वह कुछ भी हो। छोटे घरों, अपार्टमेंट इमारतों, कंपनियों, स्टॉक, बॉन्ड, कीमती धातुओं, बेसबॉल कार्ड या इसी तरह की खरीदारी के माध्यम से। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार में तेजी आई और बाकी सभी लोग इसमें शामिल हो रहे थे। शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था और हर कोई इसमें शामिल हो रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर वापस आ रही थी। मैंने बेचना शुरू किया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा हूँ। निवेश परिदृश्य बदल गया था। हम अब अचल संपत्ति नहीं खरीद रहे थे। अब मैं सिर्फ परिसंपत्ति कॉलम के अंदर मूल्यों को चढ़ते हुए देखता हूँ और संभवतः बिक्री शुरू कर दूंगा। मुझे संदेह है कि उन 6 छोटे घर सौदों में से कुछ बिकेंगे और $40,000 का नोट बिकेगा। नकदी में परिवर्तित किया गया। मुझे अपने अकाउंटेंट को नकदी के लिए तैयार रहने और उसे आश्रय देने के तरीकों की तलाश करने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि निवेश आते हैं और जाते हैं। बाजार ऊपर जाता है और नीचे आता है। अर्थव्यवस्थाएं सुधरती हैं और ढहती हैं। दुनिया हमेशा आपको जीवन भर के अवसर आपके जीवन के हर दिन सौंपती रहती है, लेकिन अक्सर हम उन्हें देखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन वे वहां हैं। और जितना अधिक दुनिया बदलती है और जितनी अधिक प्रौद्योगिकी बदलती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको और आपके परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने के उतने ही अधिक अवसर होंगे। तो अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने की जहमत क्यों उठाएं? फिर केवल आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे पता है कि मैं क्यों सीखना और विकास करना जारी रखता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बदलाव आ रहे हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय बदलाव का स्वागत करना पसंद करूँगा। मैं जानता हूँ कि बाजार में तेजी आएगी और बाजार में गिरावट आएगी। मैं अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को लगातार विकसित करना चाहता हूं क्योंकि प्रत्येक बाजार परिवर्तन पर कुछ लोग घुटनों के बल भीख मांग रहे होंगे उनकी नौकरियों के लिए। इस बीच अन्य लोग उन नींबुओं को लेंगे जो जीवन उन्हें सौंपता है, और हम सभी को कभी कभी नींबू सौंपे जाते हैं और उन्हें लाखों में बदल देंगे। वह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। मुझसे अक्सर उन नींबुओं के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों में बदल दिया है। मैं व्यक्तिगत निवेश के कई और उदाहरणों का उपयोग करने में झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि यह डींगे हाँकने या अपनी ही बुराई करने जैसा प्रतीत होगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं उदाहरणों का उपयोग केवल वास्तविक और सरल मामलों के संख्यात्मक और कालानुक्रमिक चित्रण के रूप में करता हूं। मैं उदाहरणों का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जाने कि यह आसान है। और तो और आप वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभों से परिचित हो जाएंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। निजी तौर पर मैं वित्तीय वृद्धि हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का उपयोग करता हूं, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप स्टॉक। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींद के रूप में उपयोग करता हूं। दिन ब दिन मेरी संपत्तियां नकदी प्रवाह और मूल्य में कभी कभी वृद्धि प्रदान करती हैं। स्मॉल कैप शेयरों का उपयोग तेजी से विकास के लिए किया जाता है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसकी अनुशंसा नहीं करता हूं। उदाहरण बस यही हैं, उदाहरण। यदि अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता तो मैं ऐसा नहीं करता। आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको सरल गणित और सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। उदाहरणों का उपयोग करने के 5 कारण हैं। 1. लोगों को और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। 2. अगर नींव मजबूत हो तो लोगों को बताना आसान होता है। 3. यह दर्शाने के लिए कि कोई भी महान धन प्राप्त कर सकता है।
4. यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लाखों तरीके हैं। 5. यह दिखाने के लिए कि यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। 1989 में मैं पोर्टलैंड के एक सुंदर पड़ोस में जॉगिंग करता था, ओरेगॉन। यह एक उपनगर था जिसमें छोटे छोटे जिंजरब्रेड घर थे। वे छोटे और प्यारे थे। मुझे लगभग यही उम्मीद थी कि मैं लिटिल रेड राइडिंग दादी के पास जाते हुए फुटपाथ से नीचे उतरते हुए देखूंगा। हर जगह बिक्री के लिए के संकेत लगे हुए थे। लकड़ी का बाजार भयानक था, शेयर बाजार ढह गया था और अर्थव्यवस्था उदास थी। एक सड़क पर मैंने बिक्री के लिए एक संकेत देखा जो अन्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक लगा हुआ था। यह पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक के पास गया, जो परेशान लग रहा था। आप अपने घर के लिए क्या मांग रहे हैं? मैंने पूछ लिया। मालिक मुड़ा और मंद मंद मुस्कुराया। मुझे एक प्रस्ताव दो, उन्होंने कहा। यह 1 वर्ष से अधिक समय से बिक्री के लिए है। अब कोई इसे देखने भी नहीं आता। मैं देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधे घंटे बाद घर खरीद लिया। उसकी मांगी गई कीमत से $20,000 कम। यह एक प्यारा सा 2 बेडरूम वाला घर था, जिसकी सभी खिड़कियों पर जिंजरब्रेड की सजावट थी। यह भूरे रंग के लहजे के साथ हल्का नीला था और 1930 में बनाया गया था। अंदर एक सुंदर रॉक फायरप्लेस, साथ ही 2 छोटे शयन कक्ष थे। यह एक आदर्श किराए का घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 दिए, जिसकी कीमत वास्तव में $65,000 थी, सिवाय इसके कि कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक मुक्त होने की खुशी में 1 सप्ताह में चला गया और मेरा पहला किराएदार, एक स्थानीय कॉलेज प्रोफेसर, वहां रहने आया। गिरवी के बाद खर्च और प्रबंधन शुल्क भुगतान किया गया था। मैं प्रत्येक माह के अंत में अपनी जेब में $40 से थोड़ा कम डालता था। शायद ही रोमांचक। 1 साल बाद उदास ओरेगॉन रियल एस्टेट बाजार में तेजी आनी शुरू हो गई थी। कैलिफोर्निया के निवेशक अपने अभी भी धन से भरपूर हैं। तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट बाजार उत्तर की ओर बढ़ रहा था और ओरेगॉन और वाशिंगटन को खरीद रहा था। मैंने वह छोटा सा घर $95,000 में एक युवा को बेच दिया। कैलिफोर्निया के दंपत्ति ने सोचा कि यह एक सौदा है। मेरा लगभग $40,000 का पूंजीगत लाभ 1031 कर स्थगित एक्सचेंज में रखा गया था और मैं अपना पैसा लगाने के लिए जगह की तलाश में खरीदारी करने गया था। लगभग 1 महीने में मुझे इंटेल के ठीक बगल में एक 12 यूनिट अपार्टमेंट हाउस मिला। बेवरटन, ओरेगॉन में संयंत्र। मालिक जर्मनी में रहते थे, पता नहीं था उस स्थान का मूल्य क्या था, और फिर बस इससे बाहर निकलना चाहता था। मैंने प्रस्तुत किया 450,000 की इमारत के लिए 275,000। वे 300,000 पर सहमत हुए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1031 विनिमय प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हमने इमारत को 495,000 में बेच दिया और फीनिक्स में 30 यूनिट अपार्टमेंट इमारत खरीदी, एरिज़ोना। तब तक हम बारिश से बचने के लिए फीनिक्स चले गए थे और हमें किसी भी तरह बेचने की जरूरत थी। पूर्व ओरेगॉन बाजार की तरह फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार उदास था। फीनिक्स में 30 यूनिट अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $225,000 कम करके $875,000 थी। 30 इकाइयों से नकदी प्रवाह प्रति माह $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिज़ोना बाजार आगे बढ़ना शुरू हुआ और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने हमें संपत्ति के लिए $1.2 मिलियन की पेशकश की।
इस उदाहरण का मुद्दा यह है कि कैसे एक छोटी राशि बड़ी राशि में विकसित हो सकती है। फिर यह वित्तीय समझ का मामला है। कथन, निवेश रणनीतियाँ, बाजार की समझ और कानून। यदि लोग इन विषयों में पारंगत नहीं हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें मानक हठधर्मिता का पालन करना चाहिए, जो इसे सुरक्षित रूप से खेलना, विविधता लाना और केवल सुरक्षित निवेश में निवेश करना है। सुरक्षित निवेश के साथ समस्या यह है कि उन्हें अक्सर साफ सुथरा रखा जाता है, यानी इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि लाभ कम हो। सुरक्षित निवेश के साथ समस्या यह है कि उन्हें अक्सर साफ सुथरा रखा जाता है, यानी इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि लाभ कम हो। अधिकांश बड़े ब्रोकरेज हाउस अपनी और अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सट्टा लेन देन को नहीं छुएंगे, और यह एक बुद्धिमान नीति है। वास्तव में आकर्षक सौदे उन लोगों को पेश नहीं किए जाते जो नौसिखिए हैं। अक्सर सबसे अच्छे सौदे जो अमीरों को और भी अमीर बनाते हैं, वे उन लोगों के लिए आरक्षित होते हैं जो खेल को समझते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को सट्टा सौदों की पेशकश करना तकनीकी रूप से अवैध है, जिसे परिष्कृत नहीं माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होता है। मैं जितना अधिक परिष्कृत होता जाता हूँ, उतने ही अधिक अवसर मेरे पास आते जाते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने का एक और मामला यह है कि आपके लिए अधिक अवसर प्रस्तुत किए जाएं। और आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता जितनी अधिक होगी, यह बताना उतना ही आसान होगा कि कोई सौदा अच्छा है या नहीं। यह आपकी बुद्धि ही है जो खराब सौदे को पहचान सकती है या खराब सौदे को अच्छा बना सकती है। जितना अधिक मैं सीखता हूँ, और सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं उतना ही अधिक पैसा कमाता हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। साल चलते रहते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इसे सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं, अपने पेशे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय ज्ञान हासिल करने में असफल हो रहे हैं, जिसे विकसित होने में समय लगता है। मेरा समग्र दर्शन मेरे परिसंपत्ति कॉलम के अंदर बीज बोना है, यही मेरा सूत्र है। मैं छोटी शुरुआत करता हूँ और बीज लगाता हूँ। कुछ बढ़ते हैं, कुछ नहीं। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन अंदर हमारे पास कई मिलियन डॉलर है। यह हमारा अपना रेट या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि उन लाखों लोगों में से अधिकांश ने $5,000 से $10,000 के छोटे निवेश से शुरुआत की। वे सभी डाउन पेमेंट से बढ़ते बाजार को पकड़ने और कर मुक्त वृद्धि के लिए भाग्यशाली थे। हमने कई वर्षों में कई बार अंदर बाहर व्यापार किया। हमारे पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक निगम से घिरा हुआ है, जिसे किम और मैं अपना व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे ऐसे मित्र हैं जो विशेष रूप से हम जैसे निवेशकों के साथ काम करते हैं, जिनके पास निवेश करने के लिए हर महीने अतिरिक्त पैसा होता है। हम उच्च जोखिम वाली, सट्टा वाली निजी कंपनियों को खरीदते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक होने वाली हैं, या कनाडा। कितनी तेजी से लाभ कमाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट के हिसाब से खरीदे गए 1 लाख शेयर हैं। 6 महीने बाद कंपनी सूचीबद्ध हो गई है और 1 लाख शेयरों का मूल्य अब $2 है। यदि कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित होती है तो कीमत बढ़ती रहती है और स्टॉक प्रति शेयर $20 या उससे अधिक तक जा सकता है। ऐसे भी वर्ष हैं जब हमारा $25,000 एक वर्ष से भी कम समय में 10 लाख हो गया है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह जुआ नहीं है। यदि आप किसी सौदे में सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह जुआ है।
किसी भी चीज में विचार यह है कि बाधाओं को कम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धिमत्ता और खेल के प्रति प्रेम का उपयोग करें। निःसंदेह जोखिम हमेशा बना रहता है। यह वित्तीय बुद्धिमत्ता ही है जो बाधाओं को सुधारती है। इस प्रकार जो एक व्यक्ति के लिए जोखिम भरा है, वह किसी अन्य के लिए कम जोखिम भरा है। यही प्राथमिक कारण है कि मैं लोगों को स्टॉक, रियल एस्टेट या अन्य बाजारों की तुलना में अपनी वित्तीय शिक्षा में अधिक निवेश करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता हूँ। आप जितने होशियार होंगे, बाधाओं को मात देने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जिन स्टॉक प्ले में मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेश किया था, वे अधिकांश लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम वाले थे और बिल्कुल अनुशंसित नहीं थे। मैं 1979 से वह गेम खेल रहा हूं और बकाया राशि में अपने हिस्से से अधिक का भुगतान कर चुका हूं। लेकिन अगर आप फिर से पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज्यादातर लोगों के लिए उच्च जोखिम क्यों हैं, तो आप अपना जीवन अलग तरीके से स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं ताकि लेने की क्षमता हो सके। $25,000 और इसे एक वर्ष में $1 मिलियन में बदलना आपके लिए कम जोखिम है। जैसा कि पहले कहा गया है, मैंने जो कुछ भी लिखा है वह अनुशंसा नहीं है। इसका उपयोग केवल उस चीज के उदाहरण के रूप में किया जाता है जो सरल और संभव है। चीजों की भव्य योजना में मैं जो करता हूँ वह छोटे आलू हैं। फिर भी औसत के लिए व्यक्तिगत अधिक की निष्क्रिय आय प्रति वर्ष $1 लाख से अधिक अच्छा है और इसे प्राप्त करना कठिन नहीं है। बाजार और आप कितने स्मार्ट हैं, इस पर निर्भर करते हुए यह 5 से 10 वर्षों में किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवनयापन के खर्चों को संयमित रखते हैं तो $1 लाख अतिरिक्त आय के रूप में आएंगे। सुखद भले ही आप काम, यदि आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं और सरकारी कर प्रणाली का उपयोग अपने पक्ष में करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मुझे रियल एस्टेट पसंद है क्योंकि यह स्थिर और धीमी गति से चलने वाली है। मैं आधार को ठोस रखता हूँ। नकदी प्रवाह काफी स्थिर है और यदि ठीक से प्रबंधित किया जाए तो मूल्य में वृद्धि की अच्छी संभावना है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। यदि आप किसी सौदे में सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो यह जुआ है। रियल एस्टेट के ठोस आधार की खूबसूरती यह है कि यह मुझे अधिक जोखिम लेने की अनुमति देता है, जैसा कि मैं सट्टा शेयरों के साथ करता हूं। यदि मैं शेयर बाजार में बहुत अधिक मुनाफा कमाता हूं, तो मैं लाभ पर अपना पूंजीगत लाभ कर चुकाता हूं और फिर जो कुछ बचा है उसे रियल एस्टेट में निवेश करता हूं, जिससे मेरी संपत्ति की नींव फिर से सुरक्षित हो जाती है। रियल एस्टेट पर एक आखिरी शब्द, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आप सस्ते में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। वह मेरा अनुभव नहीं है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर के बाहरी इलाके में भी अधिकांश लोगों द्वारा प्रमुख सौदेबाजी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सिंगापुर में अचल संपत्ति की ऊंची कीमतों के कारण अभी भी कम ड्राइविंग दूरी के भीतर सस्ते दाम मिल जाते हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ, आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी ओर इशारा करते हुए, मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि शायद असली कथन यह है, मुझे नहीं पता कि यहाँ यह कैसे करना है। अभी तक महान अवसर आंखों से नहीं देखे जाते, वे आपके मन से देखे जाते हैं। अधिकांश लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अपने सामने मौजूद अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। बड़े अवसर नजर नहीं आते।
अपनी आंखों से वे आपके मन से देखे जाते हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं कैसे शुरू करूं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम प्रस्तुत करता हूं जिनका पालन मैंने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर किया। लेकिन हमेशा याद रखें, आनंद जब आप नियम सीख लेते हैं और निवेश की शब्दावली और अपना परिसंपत्ति कॉलम बनाना शुरू करें, मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि यह उतना ही मजेदार खेल है जितना आपने पहले कभी खेला हो। कभी कभी आप जीत जाते हैं और कभी कभी आप सीखते हैं, लेकिन मजे करो। अधिकांश लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि वे हारने से अधिक डरते हैं। इसीलिए मुझे स्कूल इतना मूर्खतापूर्ण लगता था। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और उनके करने पर हमें सजा मिलती है। फिर भी यदि आप देखें कि मनुष्य को सीखने के लिए कैसे बनाया गया है, तो हम गलतियां करके सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी गिरे नहीं, तो हम कभी चलेंगे ही नहीं। बाइक चलाना सीखने के लिए भी यही सच है। मेरे घुटनों पर आज भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे समझे बाइक चला सकता हूँ। अमीर बनने के लिए भी यही सच है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों के अमीर न होने का मुख्य कारण यह है कि वे खोने से डरते हैं। विजेता हैं, खोने से नहीं डरता, लेकिन हारे हुए हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं, वे सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को अपने टेनिस खेल की तरह ही देखता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर होता जाता हूँ। अगर मैं गेम हार जाता हूँ, मैं नेट पर पहुँच जाता हूँ, अपने प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला और सबसे आम प्रकार वह व्यक्ति है जो पैकेज्ड निवेश खरीदता है। वे रिटेल जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी या वित्तीय योजनाकार को कॉल करते हैं और वे कुछ खरीदते हैं। यह म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। यह निवेश का एक साफ और सरल तरीका है। एक सादृश्य एक खरीदार होगा जो एक कंप्यूटर स्टोर में जाता है और शेल्फ से तुरंत एक कंप्यूटर खरीदता है। दूसरा प्रकार निवेशक है जो निवेश बनाता है। यह निवेशक आमतौर पर उसी तरह से एक सौदा तैयार करता है जैसे कोई व्यक्ति जो घटक खरीदता है, एक कंप्यूटर बनाता है। मैं नहीं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के घटकों को एक साथ रखने के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं अवसरों के टुकड़ों को एक साथ रखना जानता हूँ या ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यह जानते हैं। यह दूसरे प्रकार का निवेशक है जो अधिक पेशेवर निवेशक है। कभी कभी सभी टुकड़ों को एक साथ आने में वर्षों लग सकते हैं और कभी कभी वे ऐसा कभी नहीं करते। यह दूसरे प्रकार का निवेशक है जिसके लिए मेरे अमीर पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि टुकड़ों को एक साथ कैसे रखा जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत होती है और कभी कभी यदि लहर आपके खिलाफ जाती है तो कुछ बड़ी हार भी होती है। यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य कौशल विकसित करने होंगे। एक ऐसा अवसर खोजें जिसे बाकी सभी ने गवा दिया। आप अपने दिमाग से वही देखते हैं जो दूसरे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, एक मित्र ने यह जर्जर पुराना घर खरीदा। यह देखने में डरावना था। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसने इसे क्यों खरीदा। उसने जो देखा, जो हमने नहीं देखा, वह यह था कि घर में 4 अतिरिक्त खाली जगहें थीं।
टाइटल कंपनी जाने के बाद उन्हें इसका पता चला। घर खरीदने के बाद उसने घर को तोड़ दिया और 5 लॉट एक बिल्डर को पूरे पैकेज के लिए भुगतान की गई कीमत से 3 गुना अधिक दाम पर बेच दिए। उन्होंने 2 महीने के काम से $75,000 कमाए। यह बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से न्यूनतम वेतन को मात देता है और यह तकनीकी रूप से कठिन नहीं है। 2. पैसे जुटाएं। औसत व्यक्ति केवल बैंक जाता है। इस दूसरे प्रकार के निवेशक को यह जानना आवश्यक है कि पूंजी कैसे जुटाई जाए, और ऐसे कई तरीके हैं जिनके लिए बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत करने के लिए मैंने सीखा कि बिना बैंक के घर कैसे खरीदे। यह सीखा हुआ कौशल था। घरों से भी अधिक पैसा जुटाना अमूल्य था। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, बैंक मुझे पैसे उधार नहीं देगा, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि आप टाइप 2 निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि वह कैसे करना है जो अधिकांश लोगों को रोकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग पैसे की कमी को कोई सौदा करने से रोकते हैं। यदि आप उस बाधा से बच सकते हैं, तो आप उन लोगों से लाखों आगे होंगे जो उन कौशलों को नहीं सीखते हैं। मैंने कई बार इसे खरीदा है। एक घर, एक स्टॉक या एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें बैंक में एक पैसा भी न हो। मैंने एक बार $1.2 मिलियन अपार्टमेंट हाउस खरीदा था। मैंने विक्रेता और खरीदार के बीच एक लिखित अनुबंध के साथ वह किया जिसे बांधना कहा जाता है। फिर मैंने $1 लाख की जमा राशि जुटाई, जिससे मुझे शेष धनराशि जुटाने के लिए 90 दिन मिल गए। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इसकी कीमत $2 मिलियन। मैंने कभी पैसे नहीं जुटाए। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख लगाए थे, उसने मुझे $50,000 दिए। सौदा ढूंढने के लिए मेरा स्थान ले लिया और मैं चला गया। कुल कार्य समय 3 दिन। फिर आप जो खरीदते हैं उससे अधिक आप इसके बारे में जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह जानने का मामला है। 3 स्मार्ट लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसे नौकरी पर रखते हैं। जब आपको सलाह की आवश्यकता हो, तो सुनिश्चित करें कि आप अपना सलाहकार बुद्धिमानी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हो सकते हैं। यदि आप उन कौशलों को सीखना नहीं चाहते हैं, तो टाइप 1 निवेशक बनना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनुशंसित। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जो आप नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए जोखिम से बचने के बजाय उसका प्रबंधन करना सीखें।